पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है और अगले हफ्ते से इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के आधे से ज्यादा मैचेस खेले जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में इस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन एक और वजह से भी है और वो है नीपा वायरस। नीपा वायरस है क्या, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नीपा वायरस अगर किसी को हो जाता है तो उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है और इसके अलावा इसकी फर्टेलिटी रेट जो है वो 75% से भी ज़्यादा है। मतलब कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेडलीस्ट वायरस है। इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या आईसीसी मैचेस की वजह से बाकी सारी लोगों की जानों को खतरा डाल रहा है, या फिर क्रिकेटर्स जो इंडिया में मैचेस खेले जाएंगे और वो शायकीन, वो सहाफ़ी जो इसको कवर करेंगे, वो भी इस डेडली वायरस का शिकार हो सकते हैं। और इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया डॉक्टर तारिक मियां को, जो कि फैमिली फिजिशियन भी हैं। उनसे बात करेंगे कि नीपा वायरस आखिर है क्या और ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू समा पॉडकास्ट। और ये नीपा वायरस है क्या, क्योंकि इंडिया में इस टाइम ये फैल चुका है? एग्जैक्टली, बेसिकली 1998 में ये मलेशिया से शुरू हुआ और नीपा एक विलेज है मलेशिया का। वहाँ पे जो पिग फार्मर्स थे, बेसिकली ये वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। और ये 100 के करीब उस जो फार्मर थे उस फार्म में, उनके 100 के करीब लोगों की डेथ हुई। ठीक है। तो जब डेथ हुई तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब देखा कि ये एक वायरस है जिसकी वजह से डेथ हुई है, उन्होंने फिर तकरीबन 1 मिलियन के करीब पिग्स को खत्म किया वहाँ पे, ताकि ये फैले ना। ठीक है। लेकिन ये है कि ये 3 मुल्कों में, बल्कि इस वक्त तो ज्यादा इंडिया, बांग्लादेश, इनमें ज्यादातर जो है वो फैल रहा है। ठीक है। और रीजन ये है कि इसमें शुरू में ये कहा गया कि ये बेसिकली जो फ्रूट बैट है, ये चमगादड़ है, वो फैलाता है, उसके अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या जो खजूर के दरख्त हैं उनके साथ उन्होंने कोई बर्तन लटकाए होते हैं उसका रस जमा करने के लिए। ठीक है। तो उसको ये कंटेमिनेट करता है। ठीक है। फ्रूट्स को ये खाता है और वहां पे ये वायरस ट्रांसमिट करता है और उसको फ्रूट को या उस जो डेट सैप है वो कोई पिएगा अगर वो रस जो है, और बगैर बॉयल किए अगर कोई पिएगा तो उसमें ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। तो लिहाजा ये वायरस एनिमल से ह्यूमन बीइंग में और फिर ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। मतलब कि जिस तरह से कोविड में हम चीजें देख रहे थे कि कंटेजियस है ये वायरस, इसी तरह से ये भी है, लेकिन रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कुछ, उसमें ये भी था कि डेडलीस्ट है। जी बिल्कुल। अब ये सिम्टम्स कैसे, इसके क्या फील होते हैं और उसके बाद डेडलीस्ट कैसे होता है, क्या फील होता है? ये बेसिकली 2 मेजर ऑर्गन्स हमारे सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद ब्रेन। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी में ये होता है कि आपको बुखार होगा, हेडेक होगी, खांसी वगैरह होगी, वॉमिटिंग वगैरह होगी, और उसके बाद पूरे जिस्म में दर्दें वगैरह, ये तो रेस्पिरेटरी, और खांसी वगैरह, ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, और सांस का फूलना, ये होता है। लेकिन जब ये ब्रेन में जाता है तो वहां पे एनकेफेलाइटिस मींस के इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है। ये इंतहाई खतरनाक चीज है, क्योंकि किसी भी वजह से अगर एनकेफेलाइटिस होता है तो ब्रेन की सोजिश जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें क्या होता है कि पहले कंफ्यूजनल स्टेट होती है, बंदे को पता नहीं चलता वो कहाँ है, किधर है, क्या बोल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, झटके लगने। ठीक है जी। और वो फिर पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है और उसको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है। और चूंकि इसकी ना कोई वैक्सीन है ना कोई ट्रीटमेंट है, बिल्कुल, तो लिहाजा हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है कि बाज़ औक़ात अगर महीना वो वेंटिलेटर पे रहता है, अगर उसकी किस्मत हुई उन 30-25% में वो आ गया तो मे भी शायद वो सरवाइव कर जाए। अदरवाइज ये है कि 70 to 75% जो है वो इसका डेथ रेट है, इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका मेडिकल टेस्ट कौन सा होता है? PCR वगैरह इसके टेस्ट हैं, लेकिन अब एक्चुअली अभी हम इसके ऊपर ना WHO ने कोई इतनी रिसर्च की, ठीक है, ना दुनिया में, लेकिन ये पैंडेमिक कॉज कर सकता है। जैसे कोविड ने पैंडेमिक किया, पूरे दुनिया में फैल गया, तो इसको अगर हमने कंटेन ना किया,
ठीक है जी। तो लिहाजा इसके अभी ना टेस्टों के ऊपर ना अभी इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर इतना जोर दिया गया है, लेकिन अब WHO भी अलर्ट हो रही है, और पर्टिकुलरली चूंकि इंडिया में पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, तमाशाई भी काफी होंगे, और कोई पता नहीं किसको वो है वायरस, और अगर वो बंदा किसी ने छींक की, खांसी की, तो वो इसके ड्रॉपलेट एयर में हो जाते हैं, और जो करीब शख्स बैठा हुआ है उसने सांस लिया तो उसको भी अंदर वो चले जाते हैं। ठीक है जी। या किसी के फ्लूइड, किसी ने छींक मारी या खांसी की तो उसके जो लुआब वो उसके हाथों को लगा हुआ, उसने किसी हैंडल को पकड़ा, किसी कुर्सी को टच किया, वहां पे किसी और शख्स ने टच किया, तो इस तरह ये मैन टू मैन जो है वो भी ट्रांसमिट होता है, और बहुत बड़ा खतरा है कि और मतलब वर्ल्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन उसको भी सोचना पड़ेगा, और इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये लोग यहाँ से कैरी करके बाहर गए दूसरे ममालिक में, तो फिर वहां पे जाके इसके फैलाव का बहुत बड़ा खतरा है। और अगर ये अल्लाह ना करे अगर ये फैल गया पूरी दुनिया में, तो ये कोविड से ज्यादा मोर्टेलिटी कॉज करेगा। कि खुदा न खासा अगर स्टेडियम में कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसको नीपा वायरस हो, उसकी वजह से हजारों लाखों शायकीन की जान खतरे में पड़ सकती है। एग्जैक्टली पड़ सकती है। और शुरू में क्या आता है कि ये 4 से 14 दिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसको कहते हैं कि जब वायरस जिस्म में गया और उसने मल्टीप्लाई करना, अभी डिजीज नहीं हुई, ठीक है, अभी वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, तो 14 दिन के बाद उसको सिम्टम शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी, और वो ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे लोगों को, ठीक है। तो इसलिए बड़ा ही ये खतरा है। और चूंकि शुरू में आम नजला खांसी की तरह होगा, तो लोग भी नहीं समझेंगे कि ये निपा का पेशेंट है। और हमारे यहाँ तो वैसे ही रिवाज है कि लोग बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, जब कोई सीरियस सिचुएशन ना पैदा हो तब तक वो कहते हैं कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो लोग मास्क भी नहीं पहनते, और डिस्टेंस तो स्टेडियम में डिस्टेंस क्या रखना है, करीब लोग बैठे होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है उसे ये काउंसिल को सोचना पड़ेगा कि बजाय इसके कि या तो इसको कहीं और शिफ्ट कर दे, ठीक है जी, और इंडिया से हटा दे। और चूंकि लोगों की जान बचाना, क्रिकेट जरूरी नहीं है, लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग वहां पे गए हैं, अगर कोई कैरी करके अपने मुल्क में चला जाता है, वापस चला जाता है, तो वो तो बेशुमार लोगों को स्प्रेड करने का जरिया बन जाएगा। तो जैसे एक चाइना से एक शुरू हुआ कोविड, और वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वो फैल गया, तो इसके भी मतलब पैंडेमिक फैलाने के इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं। अब किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? देखिए जी, उसमें यह है कि एक तो यह है कि जनरल मेजर्स है। जनरल मेजर्स के में क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए एक तो अच्छी प्रोटीन डाइट, पूरी नींद लेना, ठीक है जी, और जब बाहर निकले तो फिर मास्क पहन के निकले, हाथों को कोशिश करें कि बार बार धोने की, किसी चीज को टच किया है, या किसी ऐसे पेशेंट जिसको खांसी नजला वगैरह है या बुखार है, उसके करीब आप बैठे तो आप अपने मास्क पहन के अपने हाथों को बाद में धोगे। एक तो ये जनरल मतलब है कि ये अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, नींद पूरी करें, ठीक है जी। और ऐसे कोशिश करें कि जब ये कहीं भी फैला हुआ हो तो फिर किसी को भी कोई किसी और वजह से भी नजला खांसी है, तो उसको यही समझें कि ये निपा हो सकता है, तो आपने उससे उसी तरह अपना बचाव करना जैसे हमने कोविड में। और कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह हमने डिस्टेंस रखना है, किस तरह हमने हैंड वॉशिंग करनी है, किस तरह हमने मास्क पहनना है, तो ये सारी चीजें। और पर्टिकुलरली ये है कि अब इंडिया में तो ये भी नहीं है कि वहाँ पे तो बाथरूम फैसिलिटीज भी लोगों को अवेलेबल नहीं है, बहुत तो मुश्किल है वहाँ पर। जी वहाँ पे बहुत ज्यादा ये फैलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा उनकी पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा है, जहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग करना मेरे ख्याल से नामुमकिन हो गया। डॉक्टर साहब आपने इम्यून सिस्टम की भी बात की, तो डाइट कैसी होनी चाहिए? देखें जी, इम्यूनिटी हमेशा आती है प्रोटीन से। आपने कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड कार्ब जो है, ठीक है जी, फास्ट फूड हो गया, जितनी रिफाइंड चीजें हैं जो फैक्ट्री में बनी हुई खाने हैं उनको अवॉइड करना है। अंडे, गोश्त
यखनी, ठीक है, ये चीजें जो है ना ये आप ज्यादा लेंगे, अच्छा, तो ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेंगी। हाँ, ठीक है जी, जी हाँ। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे जिसमें नान, चावल, आलू चिप्स, जूस, बोतलें, दूध, सोडा, मिल्क शेक, बेकरी आइटम, ये लेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को खराब करेंगे। ठीक है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये बल्कि सोजिश को बढ़ाने का कारण बनते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के बारे में ना खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया ने इस खबर को छुपाया था आईसीसी से। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है एज अ फैमिली फिजिशियन, एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने इस खबर को क्यों छुपाया होगा? क्या वहाँ पे पैंडेमिक ज्यादा बढ़ गया? क्या वहाँ पे रेशो ज्यादा हो गई इस वायरस की? देखें जी, चूंकि वहाँ पे एक तो यह है कि इंडियन ज्यादा वेजिटेरियन है, हाँ, ठीक है जी, वेजिटेरियन की इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन लेते ही नहीं है, हाँ, ठीक है। कुछ लेते तो ऐसे उनके हैं जो बिल्कुल भी नहीं प्रोटीन लेते, सोया ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं है, एनिमल प्रोटीन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ठीक है जी, हाँ। तो लिहाजा उनकी तो इम्यूनिटी वैसे ही कम है, हाँ। अब ये है कि चूंकि उनको इंडिया को इससे काफी ज्यादा इनकम होती है, वर्ल्ड कप अगर वहां पे हो रहा है, ठीक है जी, तो उन्होंने इसको, लेकिन ये देखें, हाँ। ये एक जिम्मेदार स्टेट का ये होता है कि वो अपनी इनकम की खातिर लोगों हाँ। की जानों को खतरे में न डाले, बिल्कुल, ठीक है जी, हाँ। तो उन्होंने इसको छुपाया। अब चीजें, खबरें तो आजकल नहीं छुपती, बिल्कुल, ठीक है जी, और इंडिया में बहुत ज्यादा वो फैला हुआ है, हाँ। तो खतरा ये है, हमें तो खैर, हमारे लिए कोई भी इंसान, हाँ। किसी की भी जान जाना, बिल्कुल, वो हमारे, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई भी हो, तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बचाए। लेकिन ये है कि इंडिया जिम्मेदारी का उन्होंने सबूत नहीं दिया, हाँ, बिल्कुल, उन्होंने छुपाया, इसको पोस्टपोन कर देते, इसको जब तक कंट्रोल नहीं हो चुका होता, या वॉलंटरली कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में फैला हुआ है, हाँ, हम ऑनेस्टी दिखाते, हाँ। और कहते हैं कि वो दुबई में मैच होते हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, बाकी तो बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, तो इस तरह मतलब इसको शिफ्ट कर देते। लेकिन ये है कि वो आपको तो हिंदू बनिए का पता है कि हाँ। वो तो बस चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए, चमड़ी बेशक चली जाए, तो उन्होंने ये लोगों को भी खतरे में डाला, हाँ। अपने आप को भी खतरे में डाला, लेकिन पैसे को और फेम को तरजीह दी। अब जो लोग जा रहे हैं इंडिया में मैचेस खेलने, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट के शौकीन अफराद जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और T20 का तो क्रिकेट फीवर इतना ज्यादा होता है कि शायकीन डिफरेंट ममालिक का दौरा भी करते हैं, तफरीह भी करते हैं और मैचेस भी देखते हैं। जो लोग इस टाइम इंडिया जा रहे हैं, शायकीन और सहाफ़ी, उसको कवर करने के लिए उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए जी, एक तो जैसे मैंने कहा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, और दूसरा ये है कि जितने भी जैसे मास्क है, वो बिल्कुल जब भी पब्लिक प्लेसेस में जाएं, हाँ। मास्क जरूर पहने, और दूसरा ये है कि खुदा न खासा हमारे यहाँ ये है कि किसी को छींक या खांसी आए तो हम लोग ओपनली हवा में वो खांस पी रहे होते हैं, और उन्हें टिश्यू पेपर लेके, ठीक है, और उसको कवर करना चाहिए अपने मुंह को, ठीक है, ताकि वो, और टिश्यू को फिर बजाय इसके कि कहीं फेंक दें और वो किसी और को स्प्रेड करे, उसको अपनी जेब में या कहीं रख लें और उससे जाके डस्टबिन में या कहीं उसे डिस्ट्रॉय करें, ठीक है जी, ठीक है, ओपनली उसको ना छोड़े। दूसरा ये होता है कि अगर फर्ज करें आपके पास टिश्यू भी नहीं है, हाँ। तो आपको अगर छींक या खांसी आए तो अपने हाथ से नहीं रोकना, अपने कोनी आगे करके, ठीक है, तो वहां पे खांसी करनी या छींक मारनी, क्योंकि वो आपके हाथों को अगर लगेंगे, हाँ। तो हाथ से तो हमने टच करना होता है मुख्तलिफ चीजों को, हाँ। ठीक है जी, ताकि वो स्प्रेड ना हो, हाँ, तो क्योंकि हमने कोविड में भी बहुत एक्सरसाइज, बिल्कुल, हाँ। और कोविड ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि अब हम किसी भी पेंडेमिक को, किसी भी एपिडेमिक को हम बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर लोग जिम्मेदारी का सबूत दें तो, ठीक है। अब इतनी बड़ी स्टेट ने, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, हाँ। उसने ये सबूत नहीं दिया, तो हम इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इंडिया समेत मुख्तलिफ दुनिया के जो ममालिक हैं, उनमें किस उम्र के अफराद को सबसे ज्यादा नीपा वायरस से खतरा है? अच्छा, इसमें जिसकी इम्यूनिटी लो होगी ना, हाँ, और जो ज्यादा, जिसके एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, हाँ। मतलब बच्चों और बड़ों में इम्यूनिटी लो होती है, जवान जो होते हैं वो यूजुअली गैदरिंग में जाते हैं, हाँ।
ठीक है ना, हाँ। उनको उस लिहाज से एक्सपोजर का बहुत होता है खतरा। हाँ, बिल्कुल। और जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो छोटे बच्चे हैं या जो बड़े लोग हैं, उनकी वैसे इम्यूनिटी लो है, हाँ। वो अगर कहीं किसी को एक्सपोज हो गए, उनमें तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, हाँ। तो उनमें तो खतरा ऑलरेडी बहुत है। लेकिन चूंकि जो लोग बाहर जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं, फिर ये है कि जो मेडिकल वर्कर्स हैं, ठीक है, नर्सेज और डॉक्टर्स, ठीक है, इंडिया में डेथ भी हुई है डॉक्टर की भी, नर्स की भी, ठीक है जी। हाँ। तो ये ज्यादा, चूंकि ये हर वक्त एक्सपोज्ड है ऐसे पेशेंट्स को, हाँ। और इसलिए इनका तो एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। इनके मास्क भी अलग है, N95, वो इन्हें पहनने चाहिए। आम सर्जिकल मास्क उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी प्रिकॉशन उनको करनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान में इस टाइम कितना ज्यादा खतरा है निपा वायरस से, क्योंकि हमारा तो बॉर्डर भी मिलता है? देखिए जी, हम तो बिल्कुल करीब है ना, हाँ। ठीक है जी, हमारे तो ऐसे एक लाइन ही है ना, बिल्कुल। और वो हवा से भी आपने जैसे बताया कि स्प्रेड होता है, बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है। हाँ। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सिख यात्री यहाँ पे आते रहते हैं पाकिस्तान में, हाँ। ठीक है जी। तो लिहाजा हमें मतलब जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं, हाँ। वहाँ पे जरूर चेक करके जिनको फीवर है, जिनको नजला खांसी है, उन्हें क्वारंटाइन करना चाहिए, फिर उन्हें एंट्री देनी चाहिए। अदरवाइज खुदा न खास्ता अगर ये जरा से फैल गया, तो हमारे यहाँ बाहर से लोग आए थे तो उन्हीं से कोविड फैला था ना, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर ये फैला तो फिर हमारे पास तो मतलब इसकी, चूंकि इलाज इसका पूरी दुनिया में नहीं है, हाँ। लेकिन हमारे पास उतने वेंटिलेटर भी खुदा न खास्ता नहीं है, हाँ। कि अगर ये फैला और इसमें अगर कोई चांसेस बचने में हैं तो सिर्फ उसके ही हैं जो वेंटिलेटर पे निकल आया। ठीक है, चलिए पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, लेकिन इंडिया की वजह से बाकी डिफरेंट कंट्रीज की क्या सूरत हाल होगी? सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि कहाँ पे केसेस आ सकते हैं इंडिया के बाद? देखिए जी, एक तो ये है कि ये जो बेल्ट है ना हमारी साउथ ईस्ट एशिया, हाँ। इसमें तो वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर फिर भी इम्यूनिटी, हम डिफरेंट इन्फेक्शंस को प्रोन है, हाँ। आपने देखा होगा कि कोई आपके कोई रिश्तेदार या कोई लोग जो बाहर रहते हो, छुट्टियां गुजारने आए, उनके बच्चों को, उनको खुद बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, हाँ। खांसी वगैरह, हाँ। कि जी हमने खाना खाया था यहाँ के, इसलिए हाँ। कि वो प्रोन नहीं है, वो इन इन्फेक्शन को वो आदी नहीं है, हाँ। हमारे लोग तो रोज हो के इन्फेक्शन, हाँ। तो पक गए हैं, लिहाजा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हाँ। उन्हें छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं कुछ कहेगा, हाँ। ठीक है। लेकिन जो लोग यूरोप से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए हैं, अफ्रीका से, तो वो उनमें अगर ये फैला तो उन्होंने अपने मुल्क में लेके गए तो वो फिर बड़ा स्ट्रांग वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो। हमारे यहाँ अक्सर ये रिवाज हमने देखा है कि जब भी तबीयत ख़राब होती है, नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी होता है, तो हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और खुद ही दवाई डिसाइड करके खा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि हमें तो इससे आराम पड़ गया, अगर किसी और को भी कोई इस तरह की तबीयत खराब है तो आप भी ये ले लें। अच्छा, आप ये कितनी ज्यादा खतरनाक अंदाजा करें कि जो गला खराब और नज़ला खांसी है ना, हाँ। ये 80-90% वायरल होते हैं। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की एक तो जरूरत नहीं है, हाँ। और दूसरा ये कि अगर अननेसेसरीली आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो आप पूरे मुआशरे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैला देंगे, ठीक है जी। और वो इतनी खतरनाक चीज है, हाँ। कि अगर जितने हमारे यहाँ सस्ते एंटीबायोटिक थे वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ लोगों के गलत यूज की वजह से, ठीक है। और जिसको जरूरत भी है, फर्ज करें किसी को निमोनिया हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसको जरूरत है, उसने ना पूरी डोज लेनी है, ना पूरा कोर्स करना है, और उससे क्या होगा, बस हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि बुखार एक दिन हुआ है ना, 104 बुखार हुआ है, अगले दिन वो अगर नीचे आया उसने साथ ही ट्रीटमेंट छोड़ देनी, मैं तो ठीक हो गया, हाँ, कोई कोर्स पूरा करने की हमारे यहाँ ये आदत ही नहीं है। ये इन्होंने लोगों ने बिल्कुल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, हाँ। जब थोड़े से सिम्टम नीचे आए साथ ही दवाई बंद। इससे नुकसान हमारे मुल्क में इस वक्त जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की है, और इसके ऊपर हम हुकूमत को भी कह रहे हैं कि खुदारा, हाँ। इसको प्रेस्क्रिप्शन पे लेके आए। बिल्कुल,
अगर ये मेडिकल स्टोरों पे इसी दाल चने की तरह बिकते रहे एंटीबायोटिक्स, तो हमारे लिए फिर कल को इलाज करने के लिए कोई दवाई बचेगी नहीं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पेशेंट्स जाते हैं खुद अपनी मर्जी से वो डिसाइड करते हैं दवाई, और वही आपकी वाली बात कि वो डोज उसकी पूरी भी नहीं करते। हालांकि एंटीबायोटिक का रूल ये है कि 3 से 5 दिन आपने लाजमी यूज करनी है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप अंदाजा करें कि होता क्या है कि फर्ज करो एक को 625 मिलीग्राम की जरूरत है। अच्छा, वो जाएगा। अच्छा, एक तो मैं गलतफहमी क्लियर करना चाहता हूँ कि बाज दवाइयाँ हो सकता है 1000 मिलीग्राम में जाके काम करें। अच्छा। और दूसरी किस्म की दवाई वो 1 मिलीग्राम की भी काफी स्ट्रांग हो। ठीक है। मतलब ये जो ये डॉक्टर ही बता सकते हैं, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये जो है ना, इसको हम वेटेज को लेते हैं, इतने ग्राम क्यों हो, ये तो बड़ी गर्म होगी। हाँ बिल्कुल। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि खुदारा वो उसकी डोज उतनी है, वो केमिकली फर्क है। दूसरा केमिकल और चीज है। तो वो जब अच्छा, फिर वो वहां पे भी मैट्रिक पढ़ा लड़का बैठा हुआ है स्टोर पे, फार्मासिस्ट तो होते कोई नहीं है हमारे यहाँ, वो क्या करेगा, ओए होए होए ये तो 1000 मिलीग्राम की आपको लिख दी है, ये तो डॉक्टर को ने तो आपके दुश्मनी कोई ली है। ये तो आप खाएंगे तो इतनी गर्म 1000 मिलीग्राम, तो मरीज भी डर जाता है 1000 मिलीग्राम की गोली। अच्छा, हालांकि उसके इन्फेक्शन के लिहाज से अगर वो इससे कम डोज लेगा तो असर ही नहीं करेगी। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ वो पूरी दुनिया में सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर के नुस्खे के ऊपर केमिस्ट जो है वो वहां पे उसको क्रिटिसाइज करे या कोई कमेंट भी पास करे। वो कहेगा अच्छा, जो चीज वो पूछनी है वो कहेगा जाके अपने डॉक्टर से पूछे। मसलन कई दवाइयां हैं जिनकी इंडिकेशन एक से ज्यादा है। पीसीओ एक खवातीन में बीमारी है, सिस्ट बन जाती है। अब उसकी मेटफॉर्मिन एक दवाई है, वो उसका इलाज है। ठीक है। वो शुगर का भी इलाज है। अच्छा, मैं एक दफा किसी को लिख के दी, एक फीमेल को, ग्लूकोफेज, तो वो जब गई जाके, हमारे लोगों की भी आदत है कि पूछना है ये दवाई किस लिए है। उसने कहा जी ये तो शुगर की दवाई है, और ये आपको वो आ गई मेरे पास लड़ने के लिए, डॉक्टर साहब तुसी सुते हैं, मेरी दवाई लिख देती। वो मन्नू कितने शुगर है। मैंने कहा बीबी आपको किसने कहा है? कहती है जी वो मेडिकल स्टोर वाला कहता है ये शुगर की दवाई है। मैंने कहा बीबी एक दवाई के कई असरात होते हैं, मैं आपको किसी और चीज के लिए लिख के दिया है, तुम्हारी गलती है कि तुमने उसे जाके पूछा क्यों, मुझसे पूछती। तो इस तरह हमारे यहाँ होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि ये फिट्स भी पड़ते हैं, ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो अगर हम इस कंडीशन में कोई भी दवाई खा लेते हैं, कोई भी पेन किलर खा लेते हैं, या फिर फीवर को कम करने के लिए भी कोई मेडिसिन यूज कर लेते हैं, क्या वो ट्रिगर हो सकती है? क्योंकि इंडिया में इस टाइम रेशो बहुत ज्यादा हो चुकी है निपा वायरस की। देखिए जी, असल में ये है कि इसको क्या हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जिसको तो फिट्स पड़ रहे हैं या जिसको एन्केफेलाइटिस हुआ है, उसको तो हमें घर रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसको हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए, और उसको यूजुअली इंजेक्टेबल मिलते हैं। अभी चूंकि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो सिम्टम के लिहाज से इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको काम डाउन, मतलब जो अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो ऐसी दवाइयां जो फिट्स को रोकती हैं, वो स्पेसिफिकली नीपा के लिए नहीं है, वो किसी भी फिट्स के लिए है। ठीक है। वो इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इसको फिट्स रुके। ठीक है। फिर अगर उसका एन्केफेलाइटिस की वजह से वो कहीं इतना वो ज्यादा हो गया कि उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के करीब है, तो उसको फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है ताकि मसनूई सांस उसको दिया जाए जब तक कि ब्रेन की सोजिश खत्म नहीं हो जाती। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए इसको अगर पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आम नज़ला खांसी से हट के ज्यादा वो बिगड़ता जा रहा है, बुखार नहीं सेटल हो रहा, उसकी सांस उसका रुकना शुरू हो गया है, उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, तो प्लीज उसको घर ना रखें, उसको फौरी हॉस्पिटल दाखिल कराएं, और फिर वहां पे जाके उसका डायग्नोज होगा कि ये कौन सा वायरस है या इसको कौन सी बीमारी है। ठीक है, उसके बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर तारिक मियां, और हमने नीपा वायरस पे बात की। और यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, क्या आईसीसी के लिए इंडिया में T20 वर्ल्ड कप करवाना ज्यादा जरूरी है, या फिर लाखों लोगों की जानें बचाना ज्यादा जरूरी है? फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।